नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश राठौर एंड मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रशिया एंड यूक्रेन का क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिससे आज वॉर जैसी सिचुएशन आ गई है। एंड अगर यूएस रशिया पे सैंक्शन लगाता है तो इसका वर्ल्ड मार्केट पे क्या असर हो सकता है, हम इस वीडियो के लास्ट में भी देखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। बहुत ही छोटा वीडियो बनाया है, समरी वाइज डिस्कस करा है पॉइंट टू पॉइंट। सो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ आगे मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बात स्टार्ट होती है 1991 से, जब सोवियत यूनियन या यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक डिसॉल्व हुआ था, यानी कि भंग हुआ था, जो 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था। यूएसएसआर से टोटल 15 कंट्रीज जुड़ी हुई थी जिन्हें सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहते हैं। उन कंट्रीज़ के नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये कंट्रीज़ के नाम हैं, मैप भी आप देख सकते हैं। इन सभी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी यूक्रेन एंड रशिया एंड बेलारूस की थी। एंड इनकी जो कैपिटल थी वो मॉस्को थी, जो कि अब रशिया की कैपिटल है। इस सेपरेशन के बाद इन कंट्रीज़ के रिलेशन कभी इतने अच्छे नहीं थे, स्पेशली यूक्रेन एंड रशिया के। जब 2004 में काफ़ी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन एंड नाटो को ज्वाइन कर रही थी। पहले नाटो के बारे में बता देता हूँ। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक मिलिट्री अलायंस है जो 27 यूरोपियन कंट्रीज़, 2 नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज़ एंड 1 यूरो एशियन कंट्री से मिलकर बना है, जो 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका पर्पस युद्ध के हालात में एक दूसरे की रक्षा करना था। अब इनसे जुड़ने वाली कुछ कंट्रीज़ सोवियत यूनियन का भी पार्ट रह चुकी थी। 2007 तक टोटल 26 कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन एंड नाटो को ज्वाइन कर चुकी थी। यूक्रेन भी यूरोपियन यूनियन एंड नाटो को ज्वाइन करने के लिए प्लान कर रहा था, बट रशिया को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि अगर यूक्रेन भी नाटो या यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाता तो वो चारों तरफ से नाटो कंट्रीज से घिर जाता एंड उसकी पहुंच ब्लैक सी पर भी ढीली पड़ जाती। ब्लैक सी के लिए बता दूं कि रशिया के लिए ब्लैक सी एक प्रमुख मार्ग है ऑयल एंड ग्रेन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने के लिए। अब बात है दोस्तों नवंबर 2013 की, जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट यानुकोविच ने यूरोपियन यूनियन से पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर दिया था, जिसको पार्लियामेंट में मेजोरिटी ने सपोर्ट भी करा था कि वो यूरोपियन यूनियन से हाथ मिला ले। प्रेसिडेंट यानुकोविच ने यह फैसला ऑब्वियसली रशिया के दबाव में आकर करा था। इस फैसले के कारण काफ़ी लोग प्रोटेस्ट करने सड़कों पर आ गए थे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से हाथ नहीं मिलाने का डिसीजन ऑब्वियसली पब्लिक के लिए सही नहीं था, क्योंकि वे चाहते थे यूक्रेन यूरोपियन यूनियन से मिल जाता तो उनका एक्सेस यूरोपियन कंट्रीज से अच्छा हो जाता, जहां उनको विदाउट वीज़ा आना जाना हो सकता था एंड व्यापार में भी कोई मुश्किलें नहीं आती। ये नॉर्मल प्रोटेस्ट काफ़ी लंबे समय तक चला एंड फरवरी 2014 में काफ़ी वायलेंट हो गया था, जब पुलिस एंड पब्लिक हाथापाई में 130 लोगों एंड 18 पुलिस वालों की जान चली गई थी। इस कारण से और कई लोग प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे, गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करने लगे एंड प्रेसिडेंट को हटाने के लिए मांग करने लगे, जिसे रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी एंड मैडन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, जिसके कारण पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट वोट देकर मेजोरिटी ने प्रेसिडेंट यानुकोविच को 21 फरवरी को हटा दिया था एंड एक नई गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। अब फॉर्मर प्रेसिडेंट यानुकोविच ने इस वोटिंग को इलीगल कहा एंड रशिया से मदद मांगी। अब इस प्रोटेस्ट का फायदा उठाते हुए रशिया ने मार्च 2014 में क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का एक पार्ट था, उस पर कब्जा कर लिया, प्लस लोगों से वोट करवाकर यह भी साबित कर दिया कि क्रीमिया की पब्लिक भी क्रीमिया को रशिया का पार्ट बनाना चाहती थी, जो कि काफ़ी कंट्रीज़ ने इस ऑपरेशन की निंदा करी एंड इसे अमानवीय ठहराया। अब प्रोटेस्टर्स की बात करें तो उसमें 2 तरह के लोग शामिल थे। एक जो मेजोरिटी का था, जो चाहते थे कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए, एंड एक रशिया से जुड़ना चाहता था एंड प्रेसिडेंट यानुकोविच का सपोर्ट भी करता था। यह हिस्सा मोस्टली यूक्रेन के ईस्टर्न एंड साउथर्न रीजन का था। अप्रैल 2014 में कुछ प्रो रशियन एंड सेपरेटिस्ट ग्रुप ने यूक्रेन के दोनेत्स्क एंड लुहांस्क का कुछ हिस्सा, जो रशियन बॉर्डर से जुड़ा हुआ था, अपने कंट्रोल में कर लिया, जिसको उन्होंने दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक एंड लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक नाम दिया। रशिया इन ग्रुप का सपोर्ट करने लगा, उनको वेपन की सप्लाई करने लगा एंड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने लगा, जो कि यूक्रेन के इन्वेजन के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर माना जाता है। सेपरेटिस्ट ग्रुप डीपीआर एंड एलपीआर एंड यूक्रेन गवर्नमेंट के बीच युद्ध काफ़ी टाइम तक चला। सितंबर 2014 तक लगभग 3,393 सिविलियंस मारे गए। सितंबर 2014 में मिन्स्क प्रोटोकॉल लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि अब युद्ध विराम हो जाना चाहिए, बट उसके बाद भी यह युद्ध चलता रहा। फिर एक बार और फरवरी 2015 में रिवाइज्ड मिन्स्क 2 प्रोटोकॉल लाया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन एंड रशिया ने एक दूसरे की मिलिट्री को बॉर्डर से हटाने के लिए कहा, बट इसका भी असर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। 27 जून 2014 में यूक्रेन के न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको ने यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट पर साइन किया,
जो 1 सितंबर 2019 को इफेक्ट में आया। 21 फरवरी 2019 को यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करे एंड फ्यूचर में यूरोपियन यूनियन एंड नाटो से मेंबरशिप का प्रस्ताव रखा। इस बात से बौखलाए हुए रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने मिलिट्री को उसके कब्जे वाले एरिया क्रीमिया एंड डीपीआर एलपीआर में मार्च 2021 में भेजना चालू कर दिया था एंड इतने अधिक सैनिक बॉर्डर पर भेजने से दोनों देशों में टेंशन बढ़ते जा रही थी। दिसंबर 2021 में रशिया ने एक ड्राफ्ट इशू करके यूक्रेन एंड नाटो से सिक्योरिटी गारंटी मांगी कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन एंड नाटो की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करेगा एंड नाटो भी ईस्टर्न यूरोप से अपने सैनिकों को कम कर देगा। ऐसा नहीं करने पर अपनी मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी भी दी, जो कि नाटो ने बाद में खारिज कर दिया था, यह कहकर कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है एंड उसे अपने फैसले लेने का हक है। फरवरी 2022 में सेल्फ प्रोक्लेम्ड ग्रुप डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक एंड लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक ने रशिया से मांग करी कि उन्हें यूक्रेन से अलग एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाए। 21 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन ने एलपीआर एंड डीपीआर को एक सेपरेट स्टेट घोषित कर दिया। बाद में यूएस एंड यूरोप ने भी कहा कि अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो उस पर बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, बट इसका रशिया पर कोई असर नहीं हुआ एंड रशिया अपनी मिलिट्री फोर्सेस को क्रीमिया एंड एलपीआर डीपीआर में भेजता जा रहा है, जिससे टेंशन बढ़ते जा रही है। एंड आप देख सकते हैं ग्लोबली कमोडिटी के प्राइसेस में काफ़ी उछाल आया है। आप इन चार्ट्स में देख सकते हैं कि रशिया कमोडिटी का कितना बड़ा हिस्सा ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है। उस कारण से ऑयल एंड गैस के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अनाज का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन एंड रशिया वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। ऐसे में अगर रशिया पर कड़े प्रतिबंध लगे तो इन आवश्यक चीज़ों की सप्लाई बंद होने से प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि क्रूड के दाम इस साल $150 तक पहुंच सकते हैं। इस कारण से काफ़ी कंट्रीज़ में महंगाई बढ़ सकती है एंड मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है।